हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा होती क्या है। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है और भास का मतलब होता है बोलना, प्रकट करना, किसी भी चीज को प्रकट करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाषा का कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में उत्पन्न भावों और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उस माध्यम को कहते हैं भाषा। उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। जैसे मान लो वो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जो भाषा थी, यानी कहने का मतलब जो विचार प्रकट करने का जो माध्यम था वो मौखिक था, यानी बोल के। और उसके बाद क्या हुआ, लिखना प्रारंभ हो गया, तो लिख करके विचार प्रकट होने लगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो बोल सके और ना लिख सके, तो वो अपने संकेतों के द्वारा अपने विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा तीन प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, तीन प्रकार की। सबसे पहला यानी मौखिक, उसके बाद लिखित और फिर सांकेतिक। हाँ, तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि भाषा कहते किसे। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसके मस्तिष्क में अनेक विचार और भाव आते रहते हैं। तो अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो क्या होती है? भाषा, यानी जो साधन। यानी भाषा एक विचार अभिव्यक्ति का साधन मान सकते हैं हम। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति के साधन को क्या कहते हैं? भाषा। ठीक है, तो मौखिक क्या होता है कि जब व्यक्ति बोलकर विचारों को प्रकट करता है या सुनकर ग्रहण करता है। या तो अपने विचार जो है वो बोलकर प्रकट करेगा या दूसरे ने जो बोले हैं उनको सुन के ग्रहण करेगा। तो दोनों स्थिति में क्या होती है? मौखिक भाषा होती है, बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना। ठीक है, अब लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा में लिखकर अपने विचारों को प्रकट करेगा और पढ़कर क्या करेगा? ग्रहण। कि जब लिखकर विचारों को प्रकट किया जाए और पढ़कर ग्रहण किया जाए, वहां कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा में क्या होता है? इसमें किन्हीं संकेतों के द्वारा कुछ संकेत निर्धारित होते हैं अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए। तो उन विचारों की अभिव्यक्ति उन संकेतों के द्वारा की जाती है और इन्हीं संकेतों के द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो क्या बताया कि किन्हीं संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना या फिर उन्हीं संकेतों के द्वारा विचारों को ग्रहण करना, यह कहलाता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो ये भाषा के अलग अलग हो गए प्रकार। अब हम देखेंगे कि भी सबसे जो कठिन भाषा होती है वो कौन सी होती है और सबसे सरल भाषा होती है वो कौन सी होती है। अगर बात करें हम समझने की, तो समझने में सबसे जो सरल होती है वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है, सरल अगर बात करें तो ये सरल है। कहने का मतलब हम जैसे बोलेगा तो कुछ न कुछ जरूर समझ लेंगे। लेकिन सबसे कठिन की अगर बात करें तो वो है सांकेतिक भाषा। क्यों कि ये जो है ना, इशारे में, भाई सीधी सी बात यही है कि जैसे मान लो मैं इशारा कर रहा हूं, जैसे मैंने गर्दन हिलाई या किसी प्रकार का और सांकेतिक यानी इशारा किया, तो उसमें जरूरी नहीं है कि मैंने जो इशारा किया वो आप समझ पाएंगे। हो सकता है मैंने गर्दन हिलाई, ऐसे गर्दन हिलाई, तो इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे। मैंने जिसको ये कोड वर्ड दे रखा है वो ही समझ पाएगा। तो ये थोड़ी कठिन होती है और ये क्या होती है? सरल। यानी मौखिक भाषा को सबसे सरल माना गया है और सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन माना गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भाषा है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने तीन शब्द हैं। जैसे एक तो होता है बोली, एक है विभाषा और एक है राजभाषा और एक है राष्ट्रभाषा। इन शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बोली क्या होती है, विभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। बोली, इसको दूसरा नाम जो होता है वो होता है उपभाषा। बोली को उपभाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि किसी क्षेत्रीय, कहने का मतलब ये जो बोली होती है वो क्षेत्रीय होती है, ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में बोली जानने वाली भाषा क्या होती है? उपभाषा। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा या बोली कहलाती है। ठीक है,
इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि न तो इसका कोई शब्दकोश होता है, न इसका कोई व्याकरण होता है, और न ही किसी प्रकार की इसमें साहित्य रचना होती है। फिर हम विभाषा की बात करें, विभाषा, तो विभाषा क्या होता है, ये यानी किसी प्रांतीय, कोई जो प्रांतीय भाषा है या प्रांतीय बोली कह सकते हैं, कि वो जो प्रांतीय भाषा है, सॉरी प्रांतीय बोली, प्रांतीय बोली भाषा का रूप ले लेती है, भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, जब कोई प्रांतीय भाषा या बोली भाषा का रूप ले लेती है तो वो होती है विभाषा। जैसे मान लो अपने राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी जो है वो अपने हिंदी से निकली हुई है लेकिन भाषा, ठीक है, जैसे पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, ये सारी जो भाषा का रूप जिन्होंने ले रखा है, यानी इनका शब्दकोश भी बन गया है और इनका व्याकरण भी है, इनमें साहित्य रचना भी हो रही है, तो ये भाषा के रूप में विकसित हो गई, ये विभाषा है। ये क्या है, विभाषा है। ठीक है, राजभाषा क्या होती है, किसी भी देश की प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में होते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा। ठीक है, देश के राज कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, होने वाली भाषा उस देश की क्या होती है, राजभाषा होती है। ठीक है, अगर राजभाषा की बात करें तो हमारे देश की जो राजभाषा है ना वो हिंदी है। ठीक है, और सेकंड जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। फर्स्ट राजभाषा की बात करें तो वो हिंदी है, और सेकंड राजभाषा की बात करें तो वो क्या है, अंग्रेजी। ठीक है, और 14 सितंबर को इसको क्या कर दिया गया था, 14 सितंबर को इसको राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी भी देश में यानी किसी देश के विस्तृत क्षेत्र में समान रूप से बोली और समझे जाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, विस्तृत क्षेत्र में समान रूप से बोली व समझी जाने वाली भाषा। ठीक है, तो हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। माना तो शर्त जो है वो हिंदी जरूर पूरी कर रही है, लेकिन इसको संवैधानिक जो दर्जा है, संवैधानिक मान्यता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है, राजभाषा के रूप में। ठीक है, तो बोली की अगर बात करें तो ये क्या है, सीमित क्षेत्र होता है बोली का, और ये बोली जो है वो थोड़ी सी दूरी के बाद क्या है, बदलती रहती है। तो बोली के अंतर्गत या ये बोली के बारे में ना एक अपने कहावत भी बनी हुई है कि कोस कोस पर बदले पानी, दो कोस पर बदले वाणी, यानी बोली जो होती है वो बदलती रहती है। और विभाषा जो होती है, प्रांतीय बोली जो भाषा बन जाती है या भाषा का रूप ले लेती है, वो क्या होती है, विभाषा। जैसे राजस्थानी है, पंजाबी, विभाषा है। ठीक है, और देश के राजकार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसको क्या कहते हैं, उस देश की राजभाषा कहते हैं। हिंदी की राजभाषा, सॉरी हिंदुस्तान यानी भारत की राजभाषा है वो हिंदी है, सेकंड राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, अब हम हिंदी के उद्भव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत दो प्रकार की थी, एक तो थी वैदिक और एक थी लौकिक। वैदिक संस्कृत जो थी सबसे प्राचीन, वो साहित्यिक संस्कृत के नाम से जानी जाती, वो अपने 1500 ईसा पूर्व से और अपने 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत, और उसके बाद लौकिक संस्कृत जो थी वो 1000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत रही। उसके बाद आई अपनी पाली। पाली जो है वो अपने 500 ईसा पूर्व से और 1 ईस्वी तक रही। ठीक है, उसके बाद आई प्राकृत। प्राकृत है वो अपनी क्या रही, 1 ईस्वी से
500 ईस्वी तक। उसके बाद आई अपभ्रंश। अपभ्रंश को अवहट भी बोलते हैं, ये अवहट भी होती है। अपभ्रंश जो है वो अपनी क्या है, 500 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक। इसकी एक शाखा थी सौर श्रेणी, और उस सौर श्रेणी से अपने हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है, तो हिंदी जो है वो 1000 ईस्वी से अब तक अर्थवंश तक चल रही है। ठीक है, अगर इसके मानक समय की बात करें तो सीधी सी बात है कि भाषा है वो एक दिन में विकसित नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है। तो इसको समय लगा था, मतलब 1100 ईस्वी में, यानी 100 साल का समय। 1100 ईस्वी जो है वो उसका मानक समय माना जाता है, मानक समय हिंदी का। ठीक है, अब हम देखेंगे भी इनमें क्या क्या मतलब साहित्य रचना हुई थी। वैदिक की अगर बात करें तो वैदिक जो संस्कृत थी उसमें वेदों की रचना हुई थी, पुराणों की रचना हुई थी। ठीक है, और उपनिषद, इन चीजों की रचना हुई थी। उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में जैसे हमारे रामायण की रचना हुई थी, महाभारत की रचना हुई थी। इनकी रचना कब किसमें हुई थी, लौकिक संस्कृत में। पाली जो है उसमें, पाली में अपने बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ जो है उसकी रचना पाली में हुई थी। फिर जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसकी रचना हुई थी प्राकृत में। ठीक है, और उसके बाद अपभ्रंश। तो ये चीजें याद रखने वाली। सबसे पहले अगर बात करें तो 1500 ईस्वी से संस्कृत की शुरुआत हुई थी, वो अपने 1000 ईस्वी तक चली। और जो लौकिक संस्कृत है वो 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक चली। और पाली जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी सन तक। और प्राकृत है वो 1 ईस्वी सन से 500 तक। और उसके बाद आई अपभ्रंश जो 500 से लेकर 1000। और अब जो हिंदी है वो 1000 से वर्तमान समय तक। हिंदी का मानक समय पूछा जाए तो 1100 ईस्वी होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो बचा है लिपि के बारे में या भाषा के बारे में थोड़ी जानकारी वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।